5 जनवरी से युवा महोत्सव का आगाज। परेड ग्राउंड में 9 जनवरी तक चलेगा महोत्सव। महोत्सव से निखरेंगी युवाओं की प्रतिभा। महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई अफसरों के प्रभार बदले गए। 5 आईएएस समेत 6 अफसरों का बदल गया पदभार। महंगी बिजली का बढ़ेगा बोझ। होगी जन सुनवाई। प्रस्ताव पर 31 तक अपने सुझाव देने का मौका। 21% बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उत्तराखंड में कोरोना की दस्तक। 2 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। कोविड के नए वेरिएंट JN1 की जांच के लिए भेजे गए दोनों के सैंपल। केदारनाथ में तापमान -7 डिग्री तक पहुंचा। कड़ाके की ठंड पड़ने से धाम से लौटे सभी 130 मजदूर। और उत्तराखंड में लगातार गिर रहा तापमान। बर्फबारी से सफेद हुआ पहाड़। कड़कड़ाटी ठंड के बीच कोहरे का अलर्ट। माइनस में पहुंच गया तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। लक्सर से अहम खबर सामने आ रही। गंगा नदी में पलटी है ट्रैक्टर ट्राली। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली तेज धार में फंसी है। किसान अरुण ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई है। लक्सर के रामपुर राय घटी गंगा घाट का यह पूरा मामला है। ट्रैक्टर ट्राली बड़ी नाव के जरिए गंगा पार कराई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण और स्थानीय पुलिस। तो गंगा नदी में पलटी ट्रैक्टर ट्राली। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली नदी में पलटी है। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली तेज धार में फंसी नजर आई। तो लक्सर से अहम खबर। गंगा नदी में पलटी है ट्रैक्टर ट्राली। गन्ने से लदी ये ट्रैक्टर ट्राली गंगा की तेज धार में फंसी है। किसान अरुण ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई है। लक्सर के रामपुर राय घटी का यह मामला है। ट्रैक्टर ट्राली बड़ी नाव के जरिए करा रहा था गंगा पार। इस दौरान नाव पलटी है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। 2 बड़ी नाव के जरिए इस ट्रैक्टर ट्राली को नदी पार कराई जा रही थी। इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने से ट्रैक्टर ट्राली गंगा नदी में पलटी है। इस दौरान किसान ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं 2 बड़ी नाव के माध्यम से गंगा पार कराई जा रही थी ये गन्ने से लदी ट्रॉली। इस दौरान बैलेंस बिगड़ने से ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में गंगा नदी में पलटी है। इस दौरान किसान ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिडकुल हरिद्वार में ग्रीन बेल्ट की भूमि को सिडकुल द्वारा कंपनियों व आवासों के लिए आवंटित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सिडकुल से 1 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी की तिथि नियत की गई है। सुनवाई पर सिडकुल की तरफ से कहा गया कि ग्रीन बेल्ट में स्वीकृत गोल्फ कोर्स पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने उनसे शपथ पत्र पेश करने को कहा। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि सिडकुल के द्वारा 2006 के इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पालन तक नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। साथ ही जनहित याचिका में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई। सिडकुल हरिद्वार में जो ग्रीन बेल्ट एरिया जो इन्होंने अपने मास्टर प्लान में शो कर रखा था, वो धीरे धीरे इन्होंने इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसमें प्लॉट काट दिए हैं। तो हमारा ये कहना था कि बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की परमिशन के ये इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।
तो कोर्ट ने आज उसमें इंस्ट्रक्शंस के लिए कहा था। तो सिडकुल के अधिवक्ता का ये कहना था कि जो गोल्फ कोर्स है वहाँ पे जो इन्होंने गोल्फ कोर्स के लिए जो ज़मीन ईयरमार्क करी हुई है उसमें कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कहना था कि कुछ और प्लॉट भी हैं जो ग्रीन एरिया थे पहले और इन्होंने अब वो उनको अलॉट कर दिए हैं। तो उसके संबंध में कोर्ट ने कहा है कि वो एफिडेविट फाइल करें और जो गोल्फ कोर्स का एरिया है उसमें जो कह रहे हैं कि उसमें अब कोई भी कार्रवाई वो आगे कार्रवाई नहीं करेंगे और कोई भी इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए भी एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है कोर्ट ने। साथ ही कोर्ट ने हमारा ये कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2006 का EIA का नोटिफिकेशन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी का जो नोटिफिकेशन है उसका भी वायलेशन किया है सिडकुल ने। तो उसके संबंध में भी कोर्ट ने उनसे एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। उन्हें मंगलवार तक ये एफिडेविट फाइल करना है, उसके बाद कोर्ट मंगलवार को इसमें आगे की सुनवाई करेगी। शुरू करेंगे अगली खबर का। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने कवायदें शुरू कर दी हैं, जिसमें सड़कों के चौड़ीकरण के लिए सर्वे किया जा रहा है। तो वहीं नगर के मुख्य चौराहों के चौड़ीकरण का काम शुरू भी कर दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने पंथ पार्क, मॉल रोड, मस्जिद चौराहे का निरीक्षण किया है, जिसके बाद काम में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको लेकर सुझाव और समाधान किया गया है। अन्य स्थानों पर भी सड़क चौड़ीकरण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। जाके जाएगी मतलब पेड़ की किस साइड से हो जाएगी? जी पेड़ की तरफ से बाउंड्री जो वहाँ से आ रही है सो उनसे आना है वहाँ से। तो सभी मिलकर के समस्याओं का निराकरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनको मौके बता दिया गया है कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करना है। और कुछ निजी संपत्तियां भी कहीं कहीं आ रही हैं, तो हमने कहा कि उनका चिन्हीकरण करके उनसे जो अपेक्षा है उसका नोटिस उनको दे दिया जाए और उसके बाद भी अगर उनका कोई पक्ष होगा उसको सुना जाएगा, अंतिम निर्णय करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहाँ पर सरकारी संपत्तियाँ हैं वहाँ तत्काल कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ये यहाँ पर जो घोड़ा स्टैंड है उसमें थोड़ा सा घोड़ा स्टैंड का एरिया लेते हुए हम उसको एक पाथवे बना रहे हैं और घोड़ा स्टैंड का जो एरिया कम हो रहा है उसको हम पीछे की साइड में लिंटर डाल करके उसका एरिया पूरा कर देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पहाड़ों में इन दिनों लोग शहरों से अपने गांव पहुंच रहे हैं। इसका खास कारण इन दिनों गांव में चक्रव्यूह का मंचन किया जा रहा है। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भव्य तरीके से चक्रव्यूह मंचन होता है। इस मंचन के दौरान भक्तों की भीड़ दूर दूर से चक्रव्यूह मंचन देखने के लिए उमड़ रही है। चमोली जिले के रानो गांव और किरसाल गांव में इस वर्ष चक्रव्यूह मंचन किया गया है। किरसाल में लगभग 23 साल बाद इसका मंचन किया गया है। चक्रव्यूह में कौरवों सेनाओं और पांडव सेनाओं के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान के युद्ध की याद ताजा करते हैं। 23 सालों के बाद हुआ और इन 23 सालों में हमने एक चीज़ देखा है कि हमारे गांव से बहुत बड़ी संख्या में पलायन हुआ। तो इसका एक तो चक्रव्यूह मंचन का जो उद्देश्य था, एक तो ये था कि हम जो है स्थानीय लोगों में इसका काफ़ी विस्तार करें। साथ ही ये भी था कि जो पलायन से हमारे लोग जो हैं बाहर चले गए हैं, हमारे गाँव से बाहर चले गए हैं, अन्यत्र शहरों में बस रहे हैं, वो भी जो है एक बार अपने गाँव में आकर के अपने गाँव की जो हरियाली, खुशहाली और अभी कार्यक्रम हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चक्रव्यूह मंचन का पूरा यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है और बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे और बताया गया मुझे कि 23 सालों के बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। निश्चित तौर पे हमारे दूरस्थ गांव में जो आज हमारी पांडव लीलाएं या इस प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं ये सराहनीय है और गाँव में पलायन को रोकने में सक्षम भी हो सकते हैं। और तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा की देहरादून में संयुक्त मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। वहीं बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही चुनाव को फतह करने और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाले जाने पर निर्णय लिया गया है। पार्टी के 7 मोर्चे हैं। हमारे मोर्चे बूथ स्तर तक गठित हैं। आज मोर्चों की हमारी ज्वाइंट मीटिंग है
और ये तय किया है कि आगामी दिनों के अंदर मोर्चे के जो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से होने वाले हैं उन सब पर स्थान, उनकी तिथियां और कौन कार्यकर्ता किस कार्यक्रम में रहेगा, उसकी किस संख्या तक का वो कार्यक्रम होंगे, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे दिन की बैठक रहने वाली है। युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, महिला मोर्चे का कार्यक्रम, ओबीसी मोर्चा, जनजाति मोर्चे, कुछ कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। उन कार्यक्रमों का भी एक प्रकार विशेष विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे। और मैं कह सकता आगामी दिनों के हमारे सभी मोर्चे बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे। उसी दृष्टि की आज की बैठक है। इसके समापन सत्र में मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरिद्वार से है, जहां 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कई वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है। साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, मगर विपक्ष राम मंदिर मामले पर सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है। विपक्ष को नसीहत देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि राम पक्ष और विपक्ष में निष्पक्ष है। राम सबके हैं, जिसको निमंत्रण मिला है वह भी राम मंदिर उद्घाटन में जाए, जिनको निमंत्रण नहीं मिला है वो भी जाए। राजनीतिक पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती हैं, वह राम के बारे में कोई भी गलत बयानबाजी ना करें, नहीं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं विपक्ष द्वारा राम मंदिर मामले पर राजनीति करने के मामले पर रामदेव का कहना है कि जो विपक्ष पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती हैं वह राम के बारे में कोई भी गलत बयानबाजी ना करें, नहीं तो राम की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष जल्दी हो जाएगा। राम पक्ष विपक्ष में निष्पक्ष है। राम सबके हैं, जिनको कार्ड गया है वो भी आए, जिनको कार्ड नहीं गया है वो भी आए। जितने व्यक्ति 22 जनवरी को समा पाए उतने उस दिन आए। बाकी 365 दिन राम जी का दर्शन सब कर पाएंगे, क्योंकि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है। राम हमारी सनातन संस्कृति है। राम विग्रहवान धर्म है। राम हमारे लिए धर्म का साक्षात विग्रह है। राम हमारे लिए राष्ट्र धर्म है। राम हमारे लिए हमारे स्वाभिमान है। राम हमारे पूर्वज भी हैं। राम हमारे लिए परात्पर ब्रह्म अवतारी सत्ता भी है। राम राजा भी है। राम एक आदर्श पुत्र भी हैं, एक आदर्श पिता भी हैं, एक आदर्श पति भी हैं। और राम रम में रमे हुए और पूरे संसार को मर्यादित जीवन जीने का संदेश देने वाले इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने एक बार भी अपने जीवन में मर्यादा को नहीं तोड़ा। जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। दिनेशपुर की दुर्गापुर नंबर 2 गांव में देर रात चोरी हो गई। चोरी का सारा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हुआ। इसमें 3 लोग चोरी करते दिख रहे हैं, जिसमें से 2 लोग मॉल के बाहर खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति मॉल के अंदर शटर तोड़कर घुसा है, जिसने नकदी और राशन का सामान चुरा लिया। घटना की जानकारी दिनेशपुर पुलिस को दी गई। चंद्रप्रकाश नाम का युवक, इस युवक ने बताया कि 4 लोग मिलकर एक पार्टनरशिप में दुकान इन लोगों ने खोली है। इसमें देर रात चोरी की घटना सामने आई। 112 के जरिए डायल 112 के जरिए पुलिस को सूचना दे दी गई। दिनेशपुर पुलिस सिर्फ हेलमेट न पहनने वालों से उगाही कर रही है। इनका अपराधियों को स्पष्ट संरक्षण है। सब लोगों को ये पहचानते हैं और यह कहते हैं कि ये लोग नशेड़ी हैं, हम इनको कहां पर रखें। इस तरह से इन नशेड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग 4 पार्टनर हैं, बड़े गरीब घर के हैं। हम लोगों ने मिल के जैसे तैसे ब्याज पे कर्ज पे लेके दुकान बनाई थी सर। और 4 आदमी, जिसमें महेंद्र, नरेंद्र, मैं, चंद्रप्रकाश, दुर्गापुर दिनेशपुर में पड़ता है नंबर 2 में। यहाँ पे क्या है कि आज रात सुबह जब हमारे साथ वाले आए तो देखे कि शटर का ताला टूटा हुआ है। जब पुलिस आने के बाद जब हम अंदर घुसे तो हमको ये ज्ञात हुआ कि हमारे कैश काउंटर जो होता है, जो कैश रखा जाता है लॉकर, उसमें से 94,560 रुपये था। देखिए, बहुत गलत बात है ये चोरी चकोरी। पुलिस प्रशासन का काम है रोकना। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में पहले शहर में खबर ये थी कि नशा बिकता है, स्मैक
अब गांव-गांव में बिकने लगा है और पुलिस को पता है चोरियां आए दिन हो रही हैं। आप कह रहे हो वहाँ मॉल में इससे पहले मेरे घर पे मेरे फार्म हाउस से एक ट्रैक्टर का एक सामान चोरी करके ले कम से कम 10,000 रुपये का है। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 1991 में बने नैनी सैनी एयरपोर्ट से अभी तक कमर्शियल हवाई सेवाएं संचालित न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सेक्रेटरी एविएशन, भारत सरकार सहित डीजीसीए चीफ से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें वहां पर उड़ान कैसे संचालित की जाएगी और भविष्य में हवाई सेवाएं संचालित करने के लिए उनके पास क्या प्लान है, जबकि एविएशन के कागजों में प्रतिदिन 4 हवाई सेवाएं दिखाई गई हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है। ये वहाँ के निवासी हैं राजेश पांडे जी, उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी। जो नैनी सैनी एयरपोर्ट 1991 में बन गया था, आज तक वहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं और सामरिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और ख़ासकर बरसात में जो कैलेमिटी होती है, रोड्स वहाँ पे बंद हो जाती हैं उस इलाके में, तो मुख्य स्थानों से उसका संपर्क कट जाता है। इस दृष्टि से हवाई अड्डे पे कमर्शियल फ़्लाइट्स चलना बहुत ज़रूरी है, जो कि वहाँ पर रोज़गार के भी साधन उपलब्ध कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आशय था एयरपोर्ट इस्टेब्लिश करने का। इसमें कोर्ट द्वारा इंस्ट्रक्शंस मांगे गए थे, तो कोर्ट के संज्ञान में आया है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है भारत सरकार की उड़ान योजना, उसमें इस हवाई अड्डे को अभी भी फंक्शनल दिखाया जा रहा है और इसमें फ़्लाइट्स ऑपरेट दिखाई जा रही हैं, जबकि राज्य सरकार का कथन ये था कि वास्तव में फ़्लाइट्स वहाँ पे कमर्शियली ऑपरेट नहीं हो रही हैं यथास्थिति में। तो कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया है कि इसमें चीफ जो सेक्रेटरी एविएशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो डीजीसीए के चीफ ये अपना जवाब दाखिल करेंगे और 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट को ये बताएंगे कि वहाँ पर फ़्लाइट्स किस प्रकार से ऑपरेशनल होंगी और उनका भविष्य में क्या प्लान है। अब बात करेंगे अगली खबर की। सितारगंज भूमि विवाद के चलते आगजनी का मामला सामने आया है। आगजनी की घटना में वृद्ध को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। पुलिस ने बुजुर्ग को जलाने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पैरपुरा निवासी सरबजीत सिंह पुत्र गुरलाल सिंह पुलिस को इन्होंने तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि 3 जनवरी की रात में वो परिवार के साथ छप्पर में सो रहे थे। अचानक उनके छप्पर से धुआं उठने लगा। जब दंपत्ति छप्पर से बाहर निकले तो तेज लपटों ने छप्पर को घेर लिया था। आरोप है कि इस दौरान भूमि विवाद में सम्मिलित 3 आरोपी मौके पर से भागते दिखाई दिए। उनके पिता के अंदर होने के कारण वह आग की लपटों के चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए। दंपत्ति के चीखने चिल्लाने पर पड़ोस के लोग आ गए और उन्होंने आगजनी की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग को फैलने से रोका। उनके इकबाल सिंह बिल्डर से उन्होंने हमारे घर को आग लगा दी है। रात 10:30 बजे के लगभग हम सो रहे थे, यहाँ बीवी दोनों अपने घर पे, और हमारे पापा जी उन्हें हल्द्वानी भर्ती कर रखा है। इकबाल सिंह बिल्डर था झगड़ा जी, हमने अपने खेत में छप्पर डाल रखा था, ठीक है सर। तो ये 1-2 बार आए, वहाँ से निकले भी है। उन्होंने कहा था कि हम कुछ ना कुछ करें, लेकिन हम सो रहे थे अपने घर में, हमने देखा धुआं निकल रहा, दोनों मियाँ भी भागे, तो तब तक आग पूरी पकड़ चुकी थी। तो मैंने भागते हुए देख लिया था। बाद में बिल्डर के लड़का सरपंचर वगैरह सब जल गए अंदर ही। हम तो अपना फिर बचाव करने लग गए थे, दोनों मियाँ भी। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।